चलो देखो, सबसे पहले अपन ने क्लाइमेटोलॉजी में, मैं ऊपर ऊपर से रिवाइज करवा रही हूँ, है ना। क्लाइमेटोलॉजी में अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले लैटिट्यूड्स देखे थे, ठीक है। और अपन ने बताया था कि लैटिट्यूड पे अलग अलग तरीके की हीट पड़ेगी, करेक्ट है। क्यों पड़ेगी? इधर देखो, रिविजन करते जाएंगे फास्ट फास्ट, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला था? ये कौन सा होता है? इक्वेटर। ये होता है 22.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। और अब जब भी अपन क्लाइमेट में यूज करते हैं तो अपन इनको 60 कर देते हैं ईज के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं तो बार बार 23.5 लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? ये सन है, करेक्ट है। सन की जो ऊर्जा है वो डायरेक्टली, जो ये वाले लैटिट्यूड्स हैं, सन एक बार तो ऊपर जाता है ना, एक बार जस्ट नून में होता है, जस्ट आपके सर के ऊपर होता है, तो इसलिए इस वाले जोन को क्या बोलते थे? टॉरिड। याद आया? अपन लोग हीट जोन्स पढ़ते थे तो अपन इसको टॉरिड जोन बोलते थे। टॉरिड मतलब बहुत ज्यादा हीट पड़ती है, क्यों? क्योंकि सन डायरेक्टली पड़ रहा है। बट ये वाले जो है, इसमें इसमें सन कैसा पड़ेगा? स्लैंटिंग, करेक्ट है। तो हीट कैसी होगी? थोड़ी कम। तो इनको कौन से जोन बोलते थे? टेम्परेट। ओके, ये वाला और ये वाला। और ये ऊपर के कौन से हैं? करेक्ट है। क्यों? बहुत ही कम। तभी तो यहाँ पे पोल्स है ना, बर्फ जमी रहती है। अगर हीट पड़ती है तो बर्फ जमी रहती नहीं। तो इसलिए ये कौन से हो जाते हैं? फ्रिजिड जोन। तो टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। फ्रिजिड को कई बार पोलर जोन भी बोल देते हैं, ठीक है, जैसा आपको समझ में आए। तो ये टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। एक तो अपन ने ये चीज पढ़ी थी जो था लैटिट्यूड्स के हिसाब से डिवीजन, ठीक है। दूसरी चीज अपन ने क्या पढ़ी थी? हाँ, अपन ने ये पढ़ा था कि अर्थ का जो टेम्परेचर था एवरेज, ठीक है, वो एवरेज टेम्परेचर ओवर द पीरियड बढ़ गया है, ठीक है। और वो क्यों बढ़ा है? मेन रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो इस चीज को, टेम्परेचर बढ़ने को क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट कौन करेगा? गैसेस, ठीक है। इसमें मैंने, मुझे याद है मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल में आने वाली गैसेस लिखवाई थी अलग से, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी गैसेस ग्रीन हाउस हो सकती है, जैसे वाटर वेपर। पर वाटर वेपर को कंट्रोल कर सकते हो क्या आप? नहीं, क्योंकि ओशन में से इवेपोरेशन होगा, ठीक है। बट व्हाट यू कैन कंट्रोल इज अदर गैसेस, जो किसका पार्ट बनी थी? क्योटो प्रोटोकॉल का, ठीक है। भाई जल्दी कर लो, मुझे एनवायरमेंट भी करवाना है तुम लोग का। हाँ, ठीक है, समझ आ गए? तो ये पढ़ लो, फिर ये रटाने का काम मेरा है। एक महीने में, ठीक है। हाँ, फिर मुझे लग रहा है पार्ट, हाँ, डिग्री कॉन्वोकेशन में बैठेंगे तुम्हारे। हैं? चलो, तो क्योटो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बैंकिंग में भी आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है, आरएएस में भी आ चुका है, यूपी में भी आ चुका है, एमपी में भी आ चुका है। ये तो आएंगे ऑफ कोर्स। देख नहीं रहे हो क्या ये क्या है? ये क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाउस गैसेस किसका पार्ट होती है। वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो था ओजोन डिप्लीशन के लिए। जो अपने घरों में फ्रिज होते हैं, एसी होते हैं, है ना, उनमें जो गैसेस भरी जाती है, पहले भरी जाती थी, अब नहीं, जो पहले भरी जाती थी अगर वो निकलती थी तो उससे हमारे जो ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली, याद है, वो खराब हो रही थी, ठीक है। तो उसके, अब क्योंकि हमने स्ट्रेटोस्फेयर डिस्कस किया तो अपन ये भी डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं, बताते जाओ। ये अर्थ है, ठीक है। ये आप हो, कौन सी लेयर है पहली वाली? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ये कौन सी है? फिर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का पार्ट है आयनोस्फेयर। और ये वेरी गुड, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर, इसमें मैंने आपको हाइट भी लिखवाई थी, मैंने बोला था इक्वेटर पे जो होता है उसमें हाइट काफी ऊपर तक जाती है, क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन करंट्स काफी ऊपर तक जाते हैं, हवा हल्की होती है ना, ज्यादा हीट पड़ रही है। मैंने एक चीज बताई थी, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन हवा के लिए, कि टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर, वेरी गुड। और टेम्परेचर,
भाई साहब क्या हो गया आपको? हाँ, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर, इसका मतलब है कि जब ठंडा होगा तो प्रेशर क्या होगा और टेम्परेचर क्या होगा? जब ठंड है, विंटर सीजन है। वेरी गुड, टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया। एंड विंड कहाँ से कहाँ मूव करती थी? वाह, सो प्राउड। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हमेशा याद रखना, प्रेशर से मूवमेंट कराना है, टेम्परेचर से मूवमेंट नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट विंड, इवन वाटर। समझ रहे हो? ठीक है, वाटर ऑल्सो मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस वाले लेयर्स में अगर अपन देखें, सपोज करो कि आपका ये इक्वेटर है और ये पोल्स है, अज्यूम कर रही हूँ मैं। तो इक्वेटर पे इसकी हाइट 18 किलोमीटर थी और पोल्स पे इसकी हाइट 8 किलोमीटर। ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो याद होनी चाहिए। ट्रोपोस्फेयर को बेसिकली अपन क्या कहते थे? होमोजीनियस, है ना, लगभग। पर अपन ने एक्चुअली सिर्फ ट्रोपोस्फेयर नहीं है, अपन ने इसका अलग से क्लासिफिकेशन किया था, होमो वर्सेस हीट्रो। करेक्ट है? तो होमोजीनियस क्या थी? जहां पे मिक्सिंग हो रही है, जहां पे कुछ तो हो रहा होगा, कन्वेक्शन करंट से हो रहे होंगे, मिक्सिंग हो रही है। लेकिन हीट्रो क्या था? जहां पे अलग अलग स्ट्रैटिफाइड लेयर्स बन जाती है। वेरी गुड। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर फिनोमेना होते हैं, बारिश आना, क्लाउड्स बनना, ठीक है, वो सारी चीजें। स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी लेयर थी? एक, नहीं, ओजोन लेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में क्या लेयर थी? ये नहीं, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, स्ट्रेटोपॉज। ये स्ट्रेटोपॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? वो तो ओजोन लेयर है। नहीं, स्ट्रेटोपॉज में प्लेन्स उड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में तो क्या हो रहा है, सारे फिनोमेना हो रहे हैं, तभी तो अपने बादल नीचे होते हैं, अपन ऊपर होते हैं। प्लेन प्लेन में कभी बैठते हैं तो क्या होता है, अपन ऊपर होते हैं, बादल नीचे होते हैं, तो बादल अपने नीचे कैसे आएंगे? तो अपन ट्रोपोस्फेयर के ऊपर उड़ रहे होते हैं, पर स्ट्रेटोस्फेयर में तो जा नहीं सकते, तो बीच में उड़ रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोपॉज। ओजोन लेयर काम क्या है? यूवी रेस से बचाना। मैंने आपको शायद यूवी का भी क्लासिफिकेशन बताया होगा। सी ज्यादा हार्मफुल है, ये ज्यादा हार्मफुल है? ए ज्यादा हार्मफुल है, पूरी ब्लॉक हो जाती है, और सी हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन टेक्निकली रोकने की जरूरत है। ओके, फिर आ जाओ मीजोस्फेयर। इसकी हाइट क्या थी स्ट्रेटोस्फेयर की? 50। ठीक है, मीजोस्फेयर कब तक था? 80 किलोमीटर। थर्मोस्फेयर कहाँ तक था? 400। ठीक है, और 400 के ऊपर तो ये यूनिवर्स में मर्ज हो जाता है। अब मीजोस्फेयर में क्या इंपॉर्टेंट था? 80 किलोमीटर तक है। मीटेरॉइड्स कहाँ बन होते हैं? ठीक है, यहाँ पे। थर्मोस्फेयर आयनोस्फेयर की क्या खास बात थी? तीन चीजें, तीन। हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और दूसरा रेडियो वेव्स कहां से टकरा के वापस आती है? ठीक है, आयनोस्फेयर से, है ना। नहीं, सैटेलाइट हो सकती हैं, थोड़ा ऊपर रहती है। और एक और चीज बताओ थर्मोस्फेयर की क्वालिटी। थर्मोस्फेयर में गैसेस कैसे रहती है? रेरिफाइड। तो इवन दो टेम्परेचर इज 1000 डिग्री सेल्सियस, यू विल नेवर फील इट। ठीक है, आपको फील नहीं होगा 1000 डिग्री का टेम्परेचर। तो ये वो है। ठीक है, और एक्सोस्फेयर में कौन सी रहती है गैसेस? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये आपका यूनिवर्स में मर्ज जाता है। अब इसमें अपन ने एक टेम्परेचर प्रोफाइल भी बनाई होगी, बनाई थी क्या? ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है, ऊपर जाते हैं तो क्या बढ़ता है? तुम ऊपर आसमान में जाओगी, माउंट एवरेस्ट चढ़ोगी तो टेम्परेचर। ट्रोपो इधर हनीशा, नोट बाद में देखना, सुनते जाओ भी। ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? करेक्ट है। तो सपोज यहाँ पे टेम्परेचर 25 था तो ये कम हो गया। स्ट्रेटोपॉज में सेम रहता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ेगा कम होगा? क्यों? क्यों बढ़ेगा? ओजोन लेयर है, क्या एब्जॉर्ब कर रही है? हीट, यूवी रेज एब्जॉर्ब कर रही है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये ऐसे जाएगा। फिर मीजोस्फेयर में, ये रख लिया है पर रीजन नहीं पता है। ठीक है, और थर्मोस्फेयर में यार तुम हो तो क्यूट। ठीक है। ठीक है, चलो। अब अपन ने एटमॉस्फेयर देख लिया था, फिर अपन एक चीज पे आए थे, वो था क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स।
आप क्लाउड्स बताओ। क्लाउड्स को अपन ने कैसे पढ़ा था? एक तो इस तरीके से पढ़ा था कि हाइट कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, और एक अपन ने उनके वैसे टाइप पढ़े थे कि बारिश वाले कौन से हैं, वैसे कौन से हैं। करेक्ट है? तो मुझे बताओ बारिश वाले काले क्लाउड्स क्या होते हैं? निम्बस। ठीक है। फिर गोभी जैसे दिखने वाले हैं क्यूमुलस। ठीक है। फिर ऐसा वाला क्लाउड जो नीचे से बिल्कुल ऊपर तक जाता है और जो साइड क्यूमुलो निम्बस। ठीक है। ये वो क्लाउड है जो साइक्लोन्स वगैरह में बनता है, चक्रवातों में बनता है। ठीक है, नीचे से ऊपर चला जाता है। ओके। फिर अपन ने सबसे हाइट पे बनने वाले कौन से क्लाउड्स थे? जो ऐसे बिखरे बिखरे दिखते हैं, ऐसे लंबे लंबे से वाइट वाइट कलर के, सिरस। ठीक है, सिरस। ओके, ये याद रख लो, ये एनवायरमेंट में भी काम आएगा। ग्लोबल वार्मिंग को हटाने के लिए इसमें से कुछ कर रहे हैं अपन लोग सर्विस क्लाउड्स के साथ। ठीक है, इसलिए सर्विस। अब बीच वाले बताना। एल्टो। अब इसके आगे एल्टो स्ट्रैटस, एल्टो क्यूमुलस वो लगाते थे। ठीक है। फिर सिर्रो स्ट्रैटस, सिर्रो क्यूमुलस, याद आ रहा है? और नीचे वाले निम्बस, स्ट्रैटस। स्ट्रैटस कैसे थे? जिसका फ्लैट बेस होगा और ऊपर ऐसे होंगे। करेक्ट है। निम्बस अपन ने देख लिए, काले बारिश वाले। ठीक है। और क्यूमुलस क्लाउड्स गोभी वाले। ठीक है। और क्यूमुलो निम्बस जो हाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, क्लाउड्स का हो गया। फिर अपन ने पढ़ी थी इसके अंदर रेनफॉल, या जिसको अपन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। याद है कुछ? बारिश है। ठीक है। अब इसमें अपन ने एक तो ऐसे पढ़ा था कि भाई स्नोफॉल होगी, हेल स्टॉर्म होगा। कब कब होगा स्नोफॉल? कब होगी? हाँ, टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम होगा? फ्रीजिंग, हाँ। ठीक है। देखो तीन चीजें हैं, सुनो इसको। आपकी बारिश अल्टीमेटली कहां से हो रही है? बारिश हो क्यों रही है? बेसिकली यहाँ पे पानी है। करेक्ट है। ये क्या होता है? एवेपोरेशन। ये ऊपर जाता है एक सर्टेन लेयर, एक पॉइंट आती है, एक लाइन आती है, इसके ऊपर जाता है। फिर क्या होता है? ये जो वाटर वेपर है ये किस में बन जाता है? वाटर लिक्विड ड्रॉपलेट्स में। करेक्ट है। और ये बहुत सारी ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बनाती है? और फिर ये क्लाउड्स हैवी होके क्या गिराते हैं? बारिश। करेक्ट है। ये तो होती है वाटर साइकिल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जहां पे आपका ये क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, उधर ही ड्रॉप्स की जगह सपोज करो आपका स्नो बना है, मतलब क्या होगा कि वहां पे टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। करेक्ट है ना? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? हिमनांक। ठीक है। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अरे घर में बॉईल करते हो, नहीं करते हो पानी? 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है ना? गलनांक और हिमनांक। ठीक है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट। ओके। तो यहाँ पे अगर जिस जिस हाइट पे उसका जो वाटर वेपर है वो वाटर में बदल रहा है, ड्रॉपलेट्स में बदल रहा है, उधर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, तो क्या बनेगी? सीधा स्नो। ठीक है। हेल स्टॉर्म कैसे आता है? ओले पड़ते हैं। ओले कैसे आते हैं? एग्जैक्टली exactly. तो ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल इन द सेंस थोड़ा ही ठंडा था पर फ्रीजिंग पॉइंट जितना नहीं था। ठीक है। तो ऊपर से तो क्या गिरी? ड्रॉपलेट्स। नीचे से आ रही थी हवा। ठीक है। और यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा कि टेम्परेचर कम हो गया, तो यहाँ पे वो जमना भी शुरू करेगा, और हवा क्या करेगी? इस मतलब मोटे बूंद को वापस ऊपर लेके जाएगी, फिर नीचे गिरेगा। फिर इसलिए आप देखोगे ओले में ऐसी लेयर्स होती है, बीच में एक ऐसे स्नो का कुछ दिखेगा व्हाइट व्हाइट सा, और आजू बाजू में ट्रांसपेरेंट सा होता है। करेक्ट है। इसका मतलब वो लेयर्स में बना है। और वो लेयर्स कैसे बनेंगी? क्योंकि वो गिर रहा था, उसको हवा वापस ऊपर ले गई, फिर वो वापस नीचे आना चाहा, फिर हवा उसको वापस ऊपर ले गई, तो ऐसे उसके ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स चढ़ती गई। समझ में आया? बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। फिर डिफरेंस क्यों है भाई? क्यों मतलब प्रकृति अपने को कभी स्नो दे रही है, क्यों अपने को कभी ओले दे रही है, और क्यों फाइनली अपने को कभी रेनफॉल मिल रही है। करेक्ट है। तो अपन ने, और फिर फाइनली जब बूंद बूंद बन के गिरती है तो रेनफॉल। इसमें भी अपन ने स्लीट पढ़ा था, ड्रिजल पढ़ा था। ठीक है। बूंदाबांदी सिर्फ। स्लीट पढ़ा था कि जब आ रही है, गिर रही है कंटिन्यूअसली पर कम कम गिर रही है, और फिर प्रॉपर रेनफॉल। करेक्ट है। फिर अपन ने पढ़े थे रेनफॉल के टाइप्स, बारिश के प्रकार। कितने टाइप की होती थी? क्या बात है।
चलो बताओ कौन कौन सी थी। वेरी गुड। ओ नॉट बैड। और साइक्लोनिक, वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क था, कन्वेक्शन वाली कौन सी थी। करेक्ट है। ओरो शब्द का मतलब ही याद कर लेना, ओरियो। करेक्ट है ना, ओरियो मतलब माउंटेन्स। ठीक है। अरे इसका जोक नहीं पता क्या तुम्हें, हमने पता है इसको कैसे याद किया था। एक जोक चला था मीम इंस्टाग्राम पे, ठीक है। कोई टर्बन पहन के जैसलमेर टाइप में एक आदमी होता है, वो बोलता है अरे पानी कथे क्यों, सामने वो ओरियो का ऐड था उस समय, तो बोलता है वो ओरियो, और वो ओरियो का बिस्किट बन के आता है, तो हमने उसको याद कर लिया कि वो पूछता है माउंटेन किधर है, तो वो ओरियो। ठीक है, इस वजह से ओरो हमेशा क्या होगा, माउंटेन। ठीक है, ओरो क्या होगा, माउंटेन्स। कभी भी आए ओरो के आगे कुछ भी लगाओ मतलब माउंटेन्स की बात चल रही है, इतना अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो ओरोग्राफिक में रेनफॉल कैसे होगी ये बताओ, माउंटेन्स में ये होती थी विंडवर्ड साइड, ठीक है, और ये कौन सी होती थी, लीवर्ड साइड, शेडो जोन जिसको बोलते हैं, छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र। यार मेरे को तो खुद ही पे प्राउड हो रहा है, मेरी हिंदी सुधर गई। चलो, शैडो जोन, ठीक है। एक तो ये विंडवर्ड साइड और ये लीवर्ड साइड। यहाँ पे क्या होता था, ये ऐसे हवा आएगी जिसमें पानी है, फिर ये ऊपर चढ़ेगी, ऊपर जाके क्या होगा, और फिर यहीं पे गिर जाएगी, तो यहाँ पे क्या पहुंचेंगे, बारिश बरसाए हुए बादल, तो इसलिए बारिश बहुत कम होती है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्राइएस्ट रीजन कौन सा है, सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट रीजन जहाँ पे डेजर्ट भी है, जो शैडो जोन में आता है, एटाकामा डेजर्ट। नहीं, अपन ने क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे कौन सी रेंजेस हैं, एंडीज। और ये कौन सी है, यहाँ पे कौन सी है, करेक्ट है। और मैंने एक चीज रटाई थी कि वेस्टर्न मार्जिन में, पश्चिमी दिशा में क्या होते हैं, डेजर्ट्स। क्यों होते हैं, तीन रीजन थे, बताओ। मेजरली तो दो है, दो ही बता दो। पश्चिमी मार्जिन पे डेजर्ट्स क्यों होते हैं, इंडिया का डेजर्ट कहाँ पे है? जयपुर में, राजस्थान जैसलमेर साइड में है। वो कौन सा एरिया हो गया इंडिया का, वेस्ट। करेक्ट है। अगर आप इसकी बात करोगे, ये अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका में भी, हम्म, नहीं, पानी है ना, ये तो पैसिफिक ओशन भी है, प्रशांत महासागर है। क्यों था, नहीं, इसमें दो रीजन थे, एक था विंड्स और दूसरा था ओशन करंट्स। मैंने बताया था बारिश के लिए कौन से ओशन करंट्स चाहिए होते हैं, ओशन करंट्स दो टाइप के थे ना, कौन से थे, वार्म एंड कोल्ड, ठीक है। अगर मुझे एक छोटा सा लॉजिक बताओ, अगर गर्म पानी है, ठीक है, तो वाष्प इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होगा नहीं होगा, होगा, और फिर बादल बनेंगे, बारिश होगी, तो वार्म ओशन करंट्स होंगे तो ड्राई हो सकता है, नहीं होगा, तो किसके होने पे होगा, लॉजिक क्लियर है। तो कोल्ड ओशन करंट्स गुजर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से कौन सा कोल्ड ओशन करंट था जिसकी वजह से एल नीनो आता था, हम्बोल्ट पेरुवियन करंट, याद आया, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई थी, है ना, पेरुवियन या फिर हम्बोल्ट करंट। और यहाँ पे कौन सा करंट है, ठंडा वाला, कैलिफोर्निया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से डेजर्ट्स थे, यूएसए में, लॉस एंजलिस का नाम सुना है, एलए का, एलए में क्या है, हॉलीवुड इंडस्ट्री, करेक्ट है, वो डेजर्ट एरिया में है, कौन सा एरिया है वो, सोनोरन और मोहावे, याद आया, सोनोरन और, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गए, और ये वाले डेजर्ट का नाम क्या था यहाँ पे, अटकामा डेजर्ट, ठीक है, अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट दो चीजों के लिए फेमस है, इनफैक्ट तीन चीजों के लिए, बताओ। ये तो अभी इंस्टाग्राम पे रील भी वायरल हुआ था। गर्मी, गर्मी तो है ही क्योंकि ड्राई है और बारिश नहीं हो रही है, मॉइस्चर बहुत कम है। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, आप यूनिवर्स को देखते हो, किस चीज से देखते हो, टेलीस्कोप, है ना, वो टेलीस्कोप
आपको कब अच्छा व्यू देगा? जब स्काई क्लियर होगा, करेक्ट है। और अगर आपके स्काई में बहुत सारा वाटर वेपर होगा तो आपको क्लियर व्यू मिलेगा क्या? तो कौन सा एरिया बेस्ट होगा कोई भी ऑब्जर्वेटरी लगाने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल? जहाँ पे वाटर वेपर कम है, जहाँ पे ड्राई रीजन है। तो एटिकामा में होगी नहीं होगी कोई ऑब्जर्वेटरी? बताओ। कोई टेलीस्कोप बड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? टेक्निकली पूछ रही हूँ मैं तो, होना चाहिए ना। एक ये रीजन हो गया। और तीसरा, तीसरा है फैशन इंडस्ट्री का डंप यार्ड। जितने हमारे पुराने कपड़े वगैरह आते हैं, गार्बेज हैज टू गो समवेयर ना, कहीं तो जा रहा है वो गार्बेज, कहाँ जा रहा है? डंपिंग यार्ड बन गया है, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे डंप किया जा रहा है सारा कचरा। लिटरली ऐसा होता है ना, जीन्स पुरानी, तो वैसे इसको सर्च करना इधर इंटरनेट पे, यू विल फाइंड ऐसे माउंटेन्स बने हुए हैं जीन्स और ऐसे शर्ट्स वगैरह के। पुराना कपड़ा जो अपन बोलते हैं ना, 100-100 रुपए के कपड़े पहन के अपन को लगता है अपन सेल में लिया है, फिर वो 100 रुपए का कपड़ा यहाँ पे जाके एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा, मतलब लाखों का नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। तो एटाकामा डेजर्ट उसके लिए, ओके। तो ये अपन ने, हाँ, एक तो रीजन ये हो गया कि यहाँ पे ठंडे करंट्स है, और दूसरा रीजन क्या होना चाहिए डेजर्ट होने का वेस्टर्न मार्जिन पे? विंड्स। कौन सी विंड्स? अपन ने विंड्स दो टाइप की पढ़ी थी, एक था ऑनशोर और एक था ऑफशोर। वेरी गुड। एक जो ऑनशोर कौन सी थी? जो शोर पे आ रही है। वेरी गुड। मैंने बताया था विंड का डायरेक्शन कैसे होता है, जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है, जहां से वो उत्पन्न हो रही है, करेक्ट है। तो जैसे वेस्टर्लीज है, तो इसका मतलब वो कहां से निकल रही है? वेस्ट से। ईस्टर्लीज कहां से निकलेंगी? ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट वाली कहां से निकलेंगी? उत्तरी पूरब। हवाएं कहां से निकलेंगी? उत्तर और पूर्व से। ठीक है, समझ में आ गया? तो जहां से ओरिजिनेट हो रही है वहां से उनकी नेमिंग हो रही है, करेक्ट है। अब ऑनशोर और ऑफशोर में क्या था कि सपोज करो ये पानी है, ठीक है, ये क्या है? लैंड। तो ये जो हवाएं हैं जो पानी भरी है और जो ओशन से लैंड पे आ रही है, वो कौन सी हो जाती है? वेरी गुड। तो ये बारिश लेके आएंगी, हाँ या ना? पक्का, क्योंकि मॉइस्चर लेके आ रही है। और अगर आपकी हवाएं ऐसी हो जाए तो इनको क्या बोलते हैं? तो क्या ये बारिश बारिश लेके आएगी? नहीं लेके आएगी ना, यही रीजन। तो इसमें कौन सी बारिश इसमें जनरली कौन सी आपको मिलेंगी? हवाएं ऑफशोर। और ऐसा क्यों हो रहा है वेस्टर्न मार्जिन पे ऑफशोर है? इसका भी अपन ने डायग्राम बनाया था। क्या बनाया था अपन ने? अपन ने ये पढ़ा था, ये सपोज 0 डिग्री है, समझ में आ रहा है क्या? ये 30 है और ये 30 है, ठीक है। अपन ने इसमें विंड्स पढ़े थे, 3 सेल्स पढ़े थे। हम्म। और हाँ, फेलर, पोलर और एक और हेडली, ठीक है। अपन ने 3 सेल्स पढ़े थे। सब कुछ गायब हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। मैं अगर रफत में नहीं लाई तो मैं ही गायब हो जाऊंगी यहाँ से अब थोड़ी दिनों में। चलो इधर आओ। ये 0, ये 30, 30, 60, 90, 60, 90, करेक्ट है। मैंने इसमें 3 सेल्स बनवाए थे, मैंने इसमें हवा का डायरेक्शन बताया था, करेक्ट है। यहाँ पे कौन सी हवाएं बहती थी? नॉर्थ ईस्ट। इनको बोलते थे ट्रेड विंड्स। याद आ रहा है क्या? अपन ने प्रेशर बेल्ट पढ़ी थी, कितनी प्रेशर बेल्ट थी? बताओ भाई। 3 कैसे होंगी, गिनो। 1 2 3 4 और 1 2 3, कितनी हो गई? 7 प्रेशर बेल्ट, ठीक है। वेरी गुड। अब कैसे पता लगेगा? इनमें लो प्रेशर हाई प्रेशर होना था और ऑल्टरनेट होगा, ठीक है। इक्वेटर पे कौन सी रहेगी, लो प्रेशर या हाई प्रेशर? टेम्परेचर से करके देखो। इक्वेटर पे टेम्परेचर कैसा रहेगा? एक मिनट, इक्वेटर पे टेम्परेचर कैसा रहेगा? टेम्परेचर हाई, तो प्रेशर क्या होना चाहिए? लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? निम्न दाब वाला एरिया। तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, पोल्स पे कैसा टेम्परेचर रहेगा? लो। तो प्रेशर क्या रहना चाहिए? यही है तरीका, नहीं तो जिंदगी भर याद नहीं होंगे। हाई प्रेशर, ठीक है। दो मिल गई अपने को, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है। मैंने बताया था आपकी प्रेशर बेल्ट 2 टाइप की होती है, एक होती है थर्मल वाली और एक होती है मैकेनिकल वाली। थर्मल इंड्यूस्ड और मैकेनिकल इंड्यूस्ड। जो टेम्परेचर से बन रही है वो कौन सी हो गई? ये वाली, थर्मल वाली। थर्मल मतलब जो टेम्परेचर की वजह से बन रही है, तो टेम्परेचर हाई है, बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई है तो यहाँ पे क्या बन रहा है? लो प्रेशर। और ये कहाँ पे बन रही है? इक्वेटर पे, ठीक है। भूमध्य रेखा, करेक्ट है, हाँ। तो लो प्रेशर इक्वेटोरियल बेल्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते थे? लो प्रेशर इक्वेटोरियल बेल्ट।
और इसी का दूसरा नाम क्या था? डोलड्रम्स। याद है? अपन ने पढ़ा था कोई शिप फंस जाती है तो चल नहीं पाती क्योंकि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। करेक्ट है? क्यों? 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ में कोरियोलिस फोर्स चलता था क्या? एकदम इक्वेटर के जस्ट बाजू वाली पट्टी में कोरियोलिस फोर्स नहीं चलता। ठीक है? तो आपकी शिप यहाँ खड़ी है, कोई फोर्स ही नहीं है उसके ऊपर, तो वो खड़ी रहेगी। कोरियोलिस फोर्स होता तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस साइड जाते हैं, राइट या लेफ्ट? राइट। और सदर्न हेमिस्फीयर में आप कोई भी चीजें, इवन जो सैटेलाइट लॉन्च करते हो, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करते हो तो सैटेलाइट ऐसे जाती है, फिक्स है उसका डायरेक्शन, वो राइट में गिरेगी। क्यों? कोरियोलिस फोर्स। ठीक है? और सदर्न हेमिस्फीयर में तो लेफ्ट साइड। क्लियर है ये चीज? अरे कभी सुनते नहीं हो क्या? जैसे सपोज करो इंडिया ने ये लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च करी, हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? साउथ में। कहाँ? उड़ीसा में तो डीआरडीओ का है, मिसाइल लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा, शार श्रीहरिकोटा रिसर्च सेंटर कहाँ पे आता है वो? ये आंध्र प्रदेश के पास एक आइलैंड है छोटा सा, तो यहाँ से हम लॉन्च करते हैं। करेक्ट है? तो यहाँ से लॉन्च करते हैं तो कई बार श्रीलंका वाले बोलते हैं ना यार हम पे ना गिर जाए। क्यों? उन पे कैसे गिरेगा? ऐसे जाओगे, ऐसे घूम जाएगा? नहीं, बेसिकली जब भी सैटेलाइट लॉन्च होती है वो, उसमें क्या होता है, जैसे रॉकेट्स के पार्ट्स होते हैं, तो लास्ट में सैटेलाइट तो छोटा सा हिस्सा होती है और ये गिरते रहते हैं, तो ये गिरेंगे तो किसके ऊपर गिरेंगे? इसने क्या बिगाड़ा यार? समझ में आ गया? ठीक है? चीजें आपस में लिंक्ड है। साइंस, टेक, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी सब आपस में लिंक्ड है। ठीक? ठीक है? सब आपस में लिंक्ड है, तो अपने को लॉजिक समझना है ताकि अपने आगे काम आए। ठीक है? ये साइंस एंड टेक में काम आएगा तुम्हें, लॉन्चिंग स्टेशन जब आप पढ़ोगे। ठीक है? तो हाँ, डोल ड्रम्स, डोल ड्रम्स वो अलग है, वो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। वो नहीं नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी अपन पढ़ेंगे, पहले इसको खत्म कर ले। चलो अब इस पे आ जाओ। ये लो प्रेशर क्या बन गई? इक्वेटोरियल बेल्ट। और ये किसके अंदर आती है? थर्मल वाले के अंदर। ठीक है? थर्मल वाले के अंदर और कौन सी आएंगी? हाई प्रेशर। और ये कौन से रीजन में है? तो ये क्या बन जाएगी? हाई प्रेशर पोलर बेल्ट। करेक्ट है? ओके। तो अब ये वाली क्या होगी? अगर ये लो प्रेशर है तो ये क्या होनी चाहिए? और ये हाई प्रेशर है तो क्या होनी चाहिए? बन गया क्या ऑल्टरनेट? हो गया। अब ये क्या होगी? और ये अपने आप हाई प्रेशर हो ही गई। पर ये वाली जो बेल्ट है, क्या ये टेम्परेचर की वजह से आ रही है क्या? नहीं, ये किसकी वजह से आ रही है? मैकेनिक्स की वजह से, विंड के मूवमेंट की वजह से। तो ये कौन सी बेल्ट हो जाएंगी? मैकेनिकली इंड्यूस्ड। करेक्ट है? अब ये ये कौन से रीजन में आती है? सब ट्रॉपिकल। तो हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल बेल्ट। ठीक है? और ये क्या हो जाएगी? लो प्रेशर सब पोलर। क्लियर है क्या? हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल, लो प्रेशर सब पोलर। ठीक है? और इसको हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल वाले को अपन हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते थे। इसमें मैंने कहानी बताई थी कि उनकी शिप भारी हो जाती थी तो वो लोग हॉर्स को पानी में फेंक देते थे हल्का करने के लिए। ठीक है? तो इसको क्या बोलते थे? हॉर्स लैटिट्यूड। ओके। अब सुनो इधर, कचरा हो गया इसका तो। चलो इधर आओ, मुझे बताओ हवा कहां से कहां जानी चाहिए? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब। करेक्ट है? तो ये हाई प्रेशर यहाँ पे है, करेक्ट है, और ये लो प्रेशर है। तो हवा कैसे चलनी चाहिए? यहां से तो ऐसे आएगी। ये मेरा रेड अलग क्यों जाता है ये? करेक्ट है? ऐसे आनी चाहिए ये। तो अब मुझे बताओ हवा उठती कहां से है? यही मैं बता रही थी, ये गड़बड़ है। इसको कैसे याद रखोगे ये देखो। लो प्रेशर पे क्या होनी चाहिए? हवा उठनी चाहिए। करेक्ट है? तो पहले हवा उठाओ, कन्वेक्शन करंट तो ऐसे ही होंगे। फिर सुनो, ये सर्कल ऐसे बनेगा, ये फिर नीचे आएगी। हाई प्रेशर पे हवा कैसे होनी चाहिए? गिरती हुई। एक होता है हवा का ये वाला मूवमेंट, और एक होता है हवा का ग्राउंड पे मूवमेंट। तो हवा ऊपर और नीचे कन्वेक्शन करंट्स है, और ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर किधर आनी चाहिए? सरफेस पे। समझ में आया क्या गड़बड़ का हो रही थी?
हाई प्रेशर से लो प्रेशर कहाँ मूव करेगी, इसमें। ये लो प्रेशर एरिया है, ये हाई प्रेशर है लैपटॉप, ठीक है। हवा यहाँ पे क्या होनी चाहिए, गिरनी चाहिए, दबनी चाहिए। हमें सर्दियों में क्या होती है, क्या महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, क्यों, क्योंकि हवा हमारे ऊपर ही आ रही होती है। तो हाई प्रेशर में क्या होनी चाहिए, हवा गिरनी चाहिए, और लो प्रेशर में हवा उठनी चाहिए। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर कहाँ मूवमेंट होगा, जमीन पे, यही चीज है। जमीन पे मूवमेंट कैसे हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हवा उठी, फिर यहाँ पे गई और हाई प्रेशर पे नीचे गिर गई, करेक्ट है। अब जो साइकिल यहाँ बनेगी वो यहाँ नहीं बनेगी क्या, बनेगी। तो यहाँ पे भी हवा ऊपर उठेगी, इधर जाएगी, नीचे गिरेगी और ऐसे मूव करेगी। ये सेल बन गया। तो ये वाला जो सेल्स थे इनको क्या बोलते थे, हेडली, हेडली, HADLEY, हेडली, ठीक है। कैसे याद करोगे, फरेरो रोशे, फरेरो रोशे, फरेरो रोशे बीच में बैठता है, फेरल सेल बीच में बैठता है, पोलर सेल ऊपर वाला होगा, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा अपने यहाँ, हेडली। 3 सेल्स है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर हाई प्रेशर पे क्या होना चाहिए, हवा नीचे गिरेगी नहीं गिरेगी, करेक्ट है। और मूवमेंट कहां से होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हवा कहां जानी चाहिए, ऐसे। लो प्रेशर पे क्या होनी चाहिए, हवा उठनी चाहिए, और यहाँ पे ऐसे, करेक्ट है। जैसे ये सेल बना है, यहाँ पे भी बनेगा, बताओ बनेगा नहीं बनेगा। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, फेरल सेल, ठीक है। और पोलर में बना लो, पोलर में ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये उठेगी, ऐसे जाएगी, नीचे आ जाएगी, करेक्ट है। ये कौन सा बन जाएगा, क्लियर है क्या चीजें। तो ये 3 सेल पढ़ लिए, और अपन ने विंड्स का मूवमेंट देख लिया। एक तो जो जमीन पे चल रही है वो, और एक बेसिकली जो हवा में कन्वेक्शन की वजह से चल रही है। अभी कन्वेक्शन वाली तो क्या बना रहे हैं, सेल्स। और जो ये जमीन पे चल रही है, इनका डायरेक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे बनती थी वेस्टर्लीज, ये होती थी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये कौन सी होती थी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये होती थी वेस्टर्लीज अगेन, ये होती थी पोलार ईस्टर्लीज, पोलार ईस्टर्लीज, क्लियर है। तो अपन ने दोनों चीजें पढ़ी थी, एक तो हवा का जो ऊपर नीचे वाला मूवमेंट हो रहा है, और एक जो उसका सरफेस पे हो रहा है। जो सरफेस पे हो रहा है उस पे जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, और जो ऊपर नीचे हो रहा है उस वजह से सेल्स, फेरल, पोलार और हेडली, क्लियर है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड था ये चीज, जो अपन ने तब भी बहुत तमीज से पढ़ा था, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स अपन ने देख ही लिया। आ, इसके बाद क्या था, क्लाउड्स हो गए, ये हो गया, और क्या था, एक मिनट, मेरे पास है, एक मिनट। अच्छा ये एक वो थे ना सीजन्स देखे थे अपन ने, बीच में सन है, और फिर अपनी अर्थ ऐसे रोटेट कर रही थी। फिर अपन ने पढ़ा था इक्विनॉक्स कब आएगा, सॉल्स्टिस कब आएंगे, याद आ रहा है। विंटर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस पढ़े थे, करेक्ट है। ये अर्थ का टिल्ट होता था। ये यूपीएससी में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि अगर अर्थ का टिल्ट नहीं हो तो क्या ऑब्जर्व नहीं होगा। वो सॉल्व भी तब हो पाएगा जब आपको ये पता होगा, समझ में आ रहा है। पृथ्वी अगर सीधी होती तो क्या होता, बताओ जरा। पृथ्वी अभी कैसी है, ये कितना एंगल होता है, 23 है ना, हाफ डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये क्या है पृथ्वी की, ये तो है एक्सिस, और ये क्या होती थी अपनी नॉर्मल लाइन, करेक्ट है। इससे उसका एंगल निकालते थे। अब पृथ्वी अगर ऐसे ना होके ऐसी होती तो, सीधी, बिल्कुल सीधी, बताओ, सोचो। देखो यही, ये वाली चीज मैंने क्लास में लिखवाई है, तो ये हम पढ़ के आएंगे, ठीक है। वो लॉजिक तभी समझेगा, हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो ये बहुत लंबी चीज हो जाएगी, ठीक है। अब इधर देखो, इसको पढ़ के आना, कल नहीं पता होगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है कल। इसको देखो, हाँ इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये हम्म, ये जरूर बना लेना, नहीं तो पता लगा साउथ और नॉर्थ ही उल्टा हो गया, ठीक है क्या। अब इधर देखो, यहाँ पे सूरज की किरणें साउथ, मतलब वैसे तो यहाँ पड़ेंगी पर साउथ पे भी पड़ रही है, तो नॉर्थ में इस वक्त क्या होगा, विंटर, और साउथ में क्या होगी, ये कौन सा बन जाएगा, विंटर सॉल्स्टिस। जिस दिन, जब विंटर सॉल्स्टिस होता है तो दिन कैसा होता है,
रात सबसे बड़ी। 22 दिसंबर बोलते हैं ना, सबसे बड़ी रात होती है, तो वो इसलिए होती है। ठीक है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलूं विंटर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिसमस। करेक्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा क्या? करेगा ना यार, क्रिसमस तो 25 को ही आएगा। और उनके यहाँ क्या होगी, समर्स। तो हमारे यहाँ जो स्नोमैन बनाते हैं, क्रिसमस ट्री के ऊपर स्नो गिर रही होती है, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिसमस इज अ डिफरेंट काइंड। क्यों? क्योंकि मौसम ही अलग है। ओके। अगर यहाँ पे विंटर है, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, नॉर्थ पोल के ऊपर क्या पड़ रही है, लाइट। तो यहाँ पे क्या होगी, समर सॉल्स्टिस। कौन सा दिन होता है, इंटरनेशनल योगा डे। करेक्ट। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। उस दिन क्या होता है, सबसे लंबा और सबसे छोटी रात। ठीक है। अब ये जो बचे दो टम्पू, ये क्या है, इक्विनॉक्स, जहां पे इक्वल डे एंड नाइट होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ऐसे है और सन एकदम ऐसे है, तो हर लैटिट्यूड पे सेम ही रे पड़ रही है, कोई भी जगह टिल्टेड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। नॉर्थ और साउथ दोनों ही, पृथ्वी तो ऐसे पड़ रही है रेज, और नॉर्थ और साउथ दोनों ही उसके बीच में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गए इक्विनॉक्स। एक था सितंबर में और दूसरा था और 22 मार्च। ठीक है, मार्च और सितंबर। ठीक है, यहां से अपन ने सीजन निपटाए थे। करेक्ट है। और सॉल्स्टिस पढ़े थे, तो ये वाला हो गया। फिर अपन ने अर्थ का एटमॉस्फेयर वाला देख लिया। हाँ, फिर एक अपन ने वो पढ़ा था, हीट बजट, हीट का बैलेंस। मैंने क्या बोला था कि हमेशा हीट, हीट क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हीट क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं ना कि आज सन की रे ज्यादा पड़ रही है, कल कम पड़ रही है, तो बराबर पड़ रही है, तो इसका मतलब जितना आ रहा है उतना ही आउटपुट बाहर भी निकल रहा होगा। तो अपन ने वो बैलेंसिंग के लिए एक डायग्राम मैंने उसमें भी शेयर किया था टेलीग्राम पे, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था, याद है कुछ? पता चल जाएगा, सो क्यूट। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि अर्थ, सन से जो ऊर्जा आती है, जो एनर्जी आ रही है, उसका कितना वन, मतलब बिलियनथ पार्ट जो होता है वो हमारे तक पहुंच रहा है। सोचो अगर इतनी सारी ऊर्जा पहुंचेगी तो हम तो सब जल जाएंगे। ठीक है, इतनी सी ऊर्जा ने तो पूरे पृथ्वी को रोशनी दे रखी है। करेक्ट है। तो इसकी जितनी भी एनर्जी आ रही थी, अपन ने उसको 100 यूनिट के हिसाब से किया था, याद आ रहा है। उसमें से 100 यूनिट में से मैंने बोला था जो यहाँ पे पहुंचती है वो 65 है, 65 में से भी 14 एटमॉस्फेयर में चली गई, तो एक्चुअली अर्थ ने कितनी रिसीव करी, 51। तो एक तो अपन ने देखा था इनकमिंग कितनी आ रही है, और एक अपन ने देखा था आउटगोइंग, कि अब ये जो 65 है इसका हिसाब लगता था, तो कंडक्शन से कितनी गई, कन्वेक्शन से कितनी गई, रेडिएशन से कितनी गई। करेक्ट है ना। और फिर अपन ने बताया था कि ये और ये बराबर है, इसको इक्वल करके बताया था ना मैंने जोड़ के, कि कैसे ये आपस में बराबर हो रहे हैं। करेक्ट है। और इसके बाद अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम पढ़ा था, वो है मेरे काम का, वो ये था, हाँ, ये 0, 30, 30, 60, 60, 90। करेक्ट है। और मैंने ये ऐसे बनाया था, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, मैंने कैसा बोला था कि टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, और जैसे जैसे यहाँ पे जाओगे कम हो जाएगा। ठीक है। और फिर मैंने एक और लाइन बनाई थी, वो थी हीट की। ठीक है, मैंने बोला था ये है अपना एवरेज, ये है अपना एवरेज अर्थ का टेम्परेचर। तो ये वाले एरियाज में क्या है, हीट सरप्लस या ज्यादा है, और ये वाले में क्या है, डेफिसिट। ठीक है, तो यहाँ का डेफिसिट कौन पूरा कर रहा है, और इसीलिए अपने अर्थ में विंड्स और ओशन करंट्स के मूवमेंट हो रहे हैं, क्योंकि सरप्लस से डेफिसिट बराबर करना है। जब कुछ बराबर करने को होगा ही नहीं तो बराबर क्या करोगे। अगर इंडिया में सबके पास इक्वल पैसा होता तो सरकार क्यों चलती, हम चला लेते। समता लाने का ही तो प्रयास है, पर समता आ रही है क्या, या हम समता से और दूर जाते जा रहे हैं। करेक्ट है, कैपिटलिज्म। चलो फिर, अच्छा हाँ, कुछ शब्दों के नाम वो बताओ। अरे यार, एक तो ये लाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, शायद यही पढ़ाए थे। ये क्या, समताप,
समदाब, यही बोलते हैं ना इनको, समताप समदाब। ये क्या नहीं है, चलो ये बोलता है। तो मुझे भी पता है कुछ भी। ठीक है चलो, क्या हो गया हमें, कुछ याद नहीं आ रहा। आ रहा है यार थोड़ा थोड़ा। मैं तुम्हारी मेमोरी सेल्स को जगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं अपनी क्लास आगे पढ़ा पाऊँ। चलो। हाँ, आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरी हिंदी सुधर गई है अब, सच में जेन्युइनली। मैंने लेटर्स भी लिखे अब, बढ़िया एकदम मस्त अमेजिंग हिंदी में। हाँ, अब मुझे बताओ थर्म का मतलब क्या होता है? तो ये कौन सी लाइंस होती थी जिनमें इक्वल टेम्परेचर होते थे? तो याद है अपन ने जून और जुलाई का वो ग्राफ बनाया था, मैंने बोला था एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग छोड़ के जाते हैं, लेकिन अब यूपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया है। पिछले 3 सालों के यूपीएससी के प्री के पेपर्स उठाना, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि उनको पता है बच्चा पढ़ेगा ही नहीं है, दिमाग क्यों चलाएगा वो। सच में, तुम लोग तो छोड़ रहे हो ना, और यू एनसीईआरटी इज लाइक अब ये पूछता है। ठीक है, उन्होंने ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, उन्होंने बोला कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है 11वीं क्लास में कि वो समझ लेगा। फिर बच्चों ने बोला हम भी इंटेलिजेंट है तो हम छोड़ के चले जाते हैं। फिर एनसीईआरटी ने बोला ओके लेट्स ब्रिंग देम बैक, है ना। तो ये चल रहा है, तो हमें, मैंने बताया था ना जून और जुलाई का मैंने ग्राफ बनवाया था, तो मैंने बोला था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे अपन ने ये बनाया था, एक रुको, एक वर्ल्ड मैप बनाया था, ठीक है। अभी मैं कुछ भी बना रही हूँ, ठीक है। इसमें अपन ने इक्वेटर, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ये कुछ ऐसी लाइंस बनाई थी, याद आ रहा है। और फिर मैंने इसमें आइसोथर्म्स बनवाए थे तुमसे, मैंने बोला था कि जैसे नॉर्थ में लाइन होगी कुछ पोल्स की तरफ जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, है ना। और साउथ में अगर आप देखोगे तो लाइंस ऑलमोस्ट सीधी रहती थी सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि लैंड सी का टेम्परेचर डिफरेंस, पानी और जमीन का, जहां पे जमीन कम है तो वहां पे लैंड और सी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम पड़ रहा है। यहाँ पे समुद्र ज्यादा है ना सदर्न हेमिस्फेयर में, कॉन्टिनेंट्स देखो बहुत कम है। दक्षिणी गोलार्ध में कॉन्टिनेंट कम है, लैंड कम है, और उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज्यादा है। तो यहाँ पे बार बार जैसे ही वो लैंड से सी में आएगी तो झटका लगेगा, फिर वापस सी से लैंड में जाएगी झटका लगेगा, यहाँ पे कम झटके लगेंगे। इसलिए याद है अपन ने यहाँ पे जब वेस्टर्लीज पढ़ी थी तो फ्रीकिंग 40s, श्रीकिंग 60s, या फ्यूरियस 40s, श्रीकिंग 60s, कुछ पढ़ा था ऐसे, फ्रीकिंग 50s, 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जो बहती है हवाएं, उनका नाम था ये, फ्यूरियस 40, फ्रीकिंग 50, श्रीकिंग 60s। पढ़ा था, नोट्स में मिलेगा, ठीक है, मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कम मूवमेंट है और उत्तरी में ज्यादा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, ज्यादा ऊंची नीचे वेव्स बन रही है, ठीक है। फिर अपन ने इसमें ये भी पढ़ा था कि जून और जुलाई में क्या डिफरेंस है, सॉरी, जनवरी और जुलाई में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस था? नहीं, जनवरी में ऊपर वाले हेमिस्फीयर में क्या रहती है, विंटर्स, ठीक है। और अपन ने देखा था कि जनवरी में ये मूवमेंट ज्यादा होता है, जुलाई में अगर आप देखोगे तो ये मूवमेंट ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि विंटर्स में क्या होगा, एकदम शार्प डिफरेंस होगा, जबकि जुलाई में इक्विनॉक्स टाइप का हो गया ना वो, तो इसलिए डिफरेंसेस कम होंगे, ठीक है। तो एक तो अपन ने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना काम आया था आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होती है? सपोज करो आगरा और दार्जिलिंग दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो एक लाइन जब मैं खींच दूंगी तो इस लाइन पे जितनी भी प्लेसेस आएंगी सबका टेम्परेचर सेम है, तो ये लाइन क्या बनती है, आइसोथर्म, ठीक है, समताप, समताप रेखा, ठीक है, क्या हो जाएगी, आइसोथर्म। आइसोबार्स कैसे बनाए थे, गोले ऐसे बनाए थे, ठीक है। और मैंने बोला था हवा कहां से कहां जाएगी, हाई प्रेशर से बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे सपोज अगर 900 बार प्रेशर है तो यहाँ पे 800 बार होना चाहिए, करेक्ट है। और जितना नजदीक होगा उतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिफरेंस है, तो उतनी तेजी से हवा जाएगी, और जितनी दूर दूर होंगी है उतना स्लो मूवमेंट होगा। हाँ करेक्ट है, तो आइसो बार्स, ये कौन सी हो गई, आइसो बार्स, मतलब ये गोल क्या है, इसमें जगह है, आगरा दार्जिलिंग फलाना 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 ऐसी जगह है, और ये सारी जगहों पे प्रेशर क्या है, सेम है, इसलिए इन पे हमने क्या बना दिया, एक बाउंड्री।
और इन सारी बाउंड्रीज को कनेक्ट करती हुई जो लाइन है वो क्या कहलाती है? आइसोबार, समदाब। ठीक है, क्यों? ये वो रेखा है जिसपे प्लेसेस का प्रेशर सेम है। क्लियर है क्या? पक्का? और आइसो हाइट क्या थी? आइसो हाइट क्या थी? इक्वल रेनफॉल। हाइट मतलब बारिश। ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। सपोज करो ये राजस्थान है, राजस्थान को ये जो अरावलीज आती है ना, अरावली 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन है ऑलमोस्ट। ठीक है, और जो जैसलमेर वाली लाइन है वो है 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर वाली जो रेनफॉल है, ये कौन से इलाके हैं जिसपे 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी? ठीक है, ये कौन से इलाके जिसपे 50 सेंटीमीटर बारिश होगी? ठीक है, तो इनको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी? आइसो हाइट। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? याद तो आ रहा है। हाँ मैम, कुछ तो था। ठीक है, फिर और क्या पढ़ा था? अरे ये बताओ, कॉन्टिनेंट्स के डेजर्ट्स, अपन ने डेजर्ट्स पढ़े थे ना? बताओ। अब यहाँ बताते जाओ, पहले साउथ दक्षिण अमेरिका में आया, साउथ अमेरिका में बताओ कौन सा डेजर्ट है? ठीक है, और यहाँ पे माउंटेन्स भी बता दो, वो भी रिवीजन हो जाएगा। बताओ। वेरी गुड। यहाँ बताओ, और डेजर्ट बताओ। करेक्ट है। यहाँ पे कौन सी माउंटेन्स है? पर यहाँ पे कोई डेजर्ट नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है यहाँ? वेरी गुड। और यहाँ पे कौन सी माउंटेन्स आती थी? एटलस माउंटेन्स यहाँ पे मोरक्को में। मोरक्को घूमने जाते हैं ना लोग, वहां पे पहाड़ियां दिखती है। कौन सी पहाड़ियां है वो? एटलस माउंटेन्स। जाते नहीं जाते लोग मोरक्को? मोरक्को इज अ वेरी, मोरक्को से कौन से ट्रैवलर आए थे हिस्ट्री में? हिस्ट्री हो गई क्या तुम लोगों की? अमेजिंग। अब हम वेदर पे भी आएंगे। तो हमने रेनफॉल पहले ही पढ़ ली, क्लाउड्स भी पढ़ लिए। वो कौन सी कोर्स में आता है तुम्हारा? डिजास्टर मैनेजमेंट, वो अलग से है तुम्हारा सब्जेक्ट। हाँ, एनडीएमए क्या? एनडीएमए क्या है? बिल्कुल। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। अच्छा, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर, करेक्ट है। और एक अपनी फोर्सेस आती है बचाने के लिए, साइक रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये पूरा किसमें आता है तुम्हारे? ठीक है, नहीं, चलो इधर आ जाओ। अब इसमें बताओ, रॉकीज, एंडीज यहाँ या सहारा, एल्प्स। फिर उसके बाद यूरोप में कौन सी माउंटेन्स है? हाँ, ठीक है। और यहाँ पे डेजर्ट था क्या? बताओ। ठीक, नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाओ अरेबिया में। अरेबिया में आओ। अरेबिया तो खुद एक पूरा डेजर्ट था। अरेबियन डेजर्ट के नाम से जानते हो उसको, अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन डेजर्ट, करेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया में, इंडिया में कौन सी माउंटेन्स है यहाँ? और यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है? करेक्ट है। ठीक है, और क्या बचा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बताओ डेजर्ट। एक भी नहीं है ऐसे। तुम पता क्या बोल रही हो? पैटागोनियन। और पैटागोनियन है यहाँ पे, वो था पठार, प्लाट्यू। माउंटेन्स प्लाट्यू।
इसमें थे वो, इधर इधर इसमें कौन से नाम थे? गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, ऐसे नाम थे ना अजीब अजीब से। वेरी गुड यार। भाई साहब, प्रीलिम्स के पेपर में क्या पूछा है? एक डार्लिंग रिवर है, इसका पूछ रहे बेसिन किधर जाएगा। तो पता क्या रिवर्स कहाँ से निकलती है? मोस्टली रिवर्स कहाँ से निकलती है? हाँ, उसको भी पता है, देखो पीछे वाले को। मोस्टली रिवर्स कहाँ से निकलती है? माउंटेन से। तो अगर तुम्हें माउंटेन्स पता होंगी तभी तो बता पाओगे डायरेक्शन, या तो ये याद कर लो या रिवर्स याद कर लो। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये जाके कहाँ गिरेगी, तो पहले ये तो बताओ ना ओरिजिनेट कहाँ से होगी, तभी तो दूसरी साइड पे गिराओगे। करेक्ट है ना? बेसिन कहाँ मिलेगा फिर? ठीक है, तो ये हो गए अपने डेजर्ट्स। ओके, एक चाइना में था अपन ने, अरे एक चीज, डेजर्ट में अपन ने इसका क्लासिफिकेशन भी किया था, वर्गीकरण किया था किसमें? कोल्ड और हॉट। करेक्ट है। हॉट डेजर्ट्स अपन ने देख लिए, कोल्ड डेजर्ट का नाम बताओ। क्या बात है। और वेरी गुड, ठीक है, गोभी। और एक अफ्रीका में यहाँ पे और है ना। अरे मैंने भी पढ़ाया है यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, बस सब कुछ हाँ हो रहा है, हाँ मैम पढ़ाया होगा, अज्यूम ही कर लिया। चलो इधर आ जाओ फिर अच्छा ठीक है। अब है ना अपन ने एक ये पढ़ी थी चीजें, मैं आज पूरा फिनिश करके जाऊंगी। हाँ, उसके बाद मुझे कल से नया सिलेबस पढ़ाना है, नहीं तो यही रिवाइज करते रह जाएंगे। प्लैनेटरी, एक अपन ने विंड्स का क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। अपन ने बोला था कुछ विंड्स होती हैं जो परमानेंट है, पूरे साल बहती है और पूरे ग्लोब में बहती है। तो ठीक है, हाँ। ठीक है, प्लैनेटरी और इनको परमानेंट विंड्स बोलते थे, ठीक है, या फिर प्राइमरी विंड्स बोलते थे। फिर एक थी सेकेंडरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। प्लैनेटरी और परमानेंट, सेकेंडरी वाली कौन सी थी? मॉनसून टाइप की जो सीजनल है, ठीक है। और लास्ट विंड कौन सी थी? लोकल, याद है? अब इसमें अपन ने एग्जाम्पल्स पढ़े थे, एग्जाम्पल्स किस किस के पढ़े थे? प्लैनेटरी विंड्स कौन सी थी जो अभी सेल्स बनाए थे तीनों? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। करेक्ट है क्या? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, फिर वेस्टर्लीज और फिर अपन ने वेस्टर्लीज के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ा था। वेस्टर्लीज में क्या पढ़ा था, कहां से निकलती है और ईस्ट में जाती है। अपन ने पढ़ा था कि जो यूएस से यूके जाने वाली फ्लाइट है वो जल्दी पहुंचाती है, क्यों? वेस्टर्लीज। और लेकिन यूके से यूएस जाने वाली फ्लाइट जो होती है उसको रेजिस्टेंस लगता है तो वो देर पहुंचाती है। करेक्ट है, क्योंकि वो उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। तो ये वेस्ट से ईस्ट। फिर वेस्टर्लीज से रिलेटेड अपन ने और क्या पढ़ा था? वेरी गुड, याद आ रहा है। और जेट स्ट्रीम से अपन ने क्या पढ़ा था? रॉसबी वेव्स, ठीक है। रॉसबी वेव्स, जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स का क्या इंपॉर्टेंस था? अभी विंटर में बारिश होती है, कौन लेके आता है? जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। याद आ रहा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पढ़े थे ना। विंटर में बारिश आती है उसको क्या बोलते हैं? मावट। करेक्ट है। विंटर रेनफॉल इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्रॉप्स वगैरह की ग्रोथ के लिए। बीट बीट की जो फसल होती है कब होती है? गेहूं कब उगता है? विंटर सीजन में। करेक्ट है ना? और फिर उसको उगाने के लिए क्या चाहिए? पानी। पानी कहां से आएगी? इनसे, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम्स इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर अपन ने जेट स्ट्रीम्स का इसी से रिलेटेड एक चीज पढ़ी थी, फ्रंट्स। करेक्ट है, क्या बात है, अमेजिंग। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था? फ्रंट्स, ठीक है। फ्रंट्स में अपन ने क्या देखा था? फ्रंट्स का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। करेक्ट है, फ्रंट्स का मतलब बाउंड्री। दो तरीके की फ्रंट्स हो सकते हैं, वार्म और कोल्ड। नहीं, फ्रंट्स चार तरीके के होते थे, एयर मासेस होते थे, एयर का जत्था, ठीक है।
कौन से होते थे? वार्म और कोल्ड। तो अगर वार्म और कोल्ड ऐसे ही खड़े हुए हैं, स्टेशनरी है ना, वार्म वाला चेस कर रहा है तो वार्म फ्रंट, कोल्ड वाला कर रहा है तो कोल्ड फ्रंट, और वार्म और कोल्ड आपस में भिड़ गए तो ऑक्लूडेड। करेक्ट है। फिर फ्रंट्स का बनना और फ्रंट्स का खत्म होना, फ्रंटो जेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, ओरिजिन, और फ्रंटोलाइसिस मतलब खत्म होना। लाइसिस शब्द कहाँ पे पढ़ा है? डीएनए, डीएनए जब होता है ऐसे कॉइलिंग होती है, तब इसको ब्रेक करते हो डीएनए को, डीएनए की कॉपी होती है ना, तो डीएनए की कॉपी बनने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो इसकी कॉपी करोगे। अरे नकल करने के लिए भी तो मेन कॉपी चाहिए, तो मेन कॉपी कहाँ से आएगी? पहले ओरिजिनल कॉपी को ब्रेक करोगे। तो उसको ब्रेक करने के लिए जो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, वो कौन सा होता है? लाइज। लाइज का मतलब होता है ब्रेक करना, और वापस जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है? लाइगेस। गे मतलब, गेज मतलब जोड़ना, और एज मत लाइएज मतलब तोड़ना। ठीक है, बायोलॉजी समझ में आ रहा है? तो डीएनए में क्या होगा? स्ट्रैंड टूटेगा तो लाइएज, तो इसलिए फ्रंटोलाइसिस मतलब साइक्लोन खत्म हो गया। ठीक है, कौन सा साइक्लोन था ये? टेम्परेट साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, याद आ रहा है? जो ट्रॉपिकल इलाकों से ऊपर की तरफ बनते थे। ठीक है, फिर अपन ने साइक्लोन में ही एक टेबल बनाई होगी, बनाई थी क्या ट्रॉपिकल और टेम्परेट की? बनाई थी। इसको समशीतोष्ण बोलते हैं क्या? और ट्रॉपिकल को याद तो आ रहा है मुझे, पर उसमें नहीं आ पा रहा। ठीक है, इसको तो शीतोष्ण ही बोलते हैं, ये मुझे पता है, ये नहीं पता। ठीक है ट्रॉपिकल और टेम्परेट चलो आ जाओ। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन चक्रवात पड़े थे। ट्रॉपिकल साइक्लोन में अपन ने पढ़ा था ना, एक वो मूवी बताई थी मैंने कि वो आई में से निकलने की कोशिश करती है, याद है? और फिर इसके बाजू में आई बॉल होता है, फिर यहाँ से ऐसे बैंड्स निकलते हैं, और फिर यहाँ से बारिश होती है। करेक्ट है, यहाँ से हवा ऊपर जाती है और बीच में नीचे आती है। याद आ रहा है कुछ? चक्रवात। फिर ऐसे अपन ने गोल 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 देखा था। ठीक है, फिर मैंने इसमें वो एक बताया था कि रिकर्विंग हो जाती है। सपोज करो ये ऐसे जा रहा था, रिकर्विंग होकर अब इंडिया की तरफ आने लग गया। अपन ने इसका एग्जाम्पल भी लिखा था, क्योंकि लास्ट ईयर एक हुआ था ना साइक्लोन, जो ओमान की तरफ जा रहा था और गलती से इंडिया की तरफ मुड़ गया था। हरिकेन हमारे यहाँ नहीं होते, वेरी गुड। अब हरिकेन्स बोले तो साइक्लोन्स के अलग अलग नाम पड़े थे। करेक्ट है, हरिकेन्स कहाँ बोलते थे? यूएस साइड पे कटरीना हरिकेन। ठीक है, इंडिया में क्या बोलते हैं? साइक्लोन, चक्रवात। विली विली कहाँ बोलते थे? ऑस्ट्रेलिया। और क्या बचा? एक और बचा है, चाइना वाला। साइक्लोन्स, टोर्नेडो तो वो थे, टोर्नेडो जिनमें पानी नहीं होता। जो टोर्नेडो क्या थे? देखो चक्रवात कहाँ पे बन रहा है? समुद्र में। क्योंकि उसको क्या चाहिए थी? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट पढ़ाने के लिए डायग्राम पढ़ाया था, सॉलिड लिक्विड गैस। क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? सॉलिड लिक्विड गैस, ये वाली कौन सी थी? स्पेसिफिक हीट। ये कौन सी थी? लेटेंट हीट। लैप्स रेट, हाँ, वो किसमें पढ़ा था? टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन अपन ने क्या पढ़ा था? अरे एक एक चीज खत्म करो, तुम सब मिक्स कर रहे हो, इधर आओ। अपन ने ये क्या बता रहे थे तुम लोग? टोर्नीडो। टोर्नीडो क्या था? वो जो ऊपर से हाथी की सूंड जैसा आता है। मैंने बोला था मल्टीपल बन सकते हैं वो। ठीक है, और खतरनाक होते हैं, है ना? तो टोर्नीडो हो गया। और टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? अरे यार, अभी तो तुम लोगों ने मुझे बताया, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन अगर कम होने की जगह बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते थे? टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या होगा? इन्वर्स होना। किस चीज का इन्वर्स? टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, अपन ने टेम्परेचर इन्वर्जन देखा था। अपन ने देखा था विंटर में जो दिल्ली में हालत होती है पोल्यूशन की, उसका मेन रीजन क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन। और वो यहाँ से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हवा निकल ही नहीं पा रही है, हवा ट्रैप हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? आपकी जो हॉट एयर है वो ऊपर आ गई और कोल्ड एयर नीचे बैठी है। अब कोल्ड एयर मूव करेगी क्या?
नहीं करेगी। हॉट एयर ने ऊपर एक ढक्कन बना लिया, अब वो जाने नहीं दे रही उसको, इसलिए दिल्ली में हालत खराब है विंटर्स में। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन के अपन ने अलग अलग कारण पढ़े थे, माउंटेन्स में पढ़े थे, ऐसे अलग अलग कारण पढ़े थे। ठीक है, कि टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशंस भी पढ़ी थी, और क्यों होता है, कब होता है, और उसके रीजंस क्या थे। करेक्ट है, तो यहाँ से टेम्परेचर इन्वर्जन खत्म। फिर अपन यहाँ पे आए वापस विंड्स पे। एक मिनट, हाँ, एक तो थी आपकी ये प्लैनेटरी विंड्स, ठीक है, जिसमें आपने वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज पढ़ा। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा यहाँ पे सीजनल मॉनसून। मॉनसून पे अपन ने थोड़ा थोड़ा देखा था, दो ब्रांचेस थी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। करेक्ट है, और फिर मैंने बताया था कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहाँ पे मिलती है, हिमालय पे, और फिर होती है अपनी बारिश। ठीक है, तो ये था अपना मॉनसून। और फिर अपन ने यहीं पे तीन चीजें और पढ़ी थी, कटाबैटिक और अनाबैटिक, माउंटेन विंड्स और वैली विंड्स, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। करेक्ट है ना, और एक और चीज पढ़ी थी, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, कटाबैटिक, अनाबैटिक, और एक और था इसमें, वो मिस हो रहा है। ठीक है, और लोकल विंड्स में अपन ने दो टाइप की पढ़ी थी, वार्म और कोल्ड, याद है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। चिनूक एंड लू, करेक्ट है। फोइन, फोइन भी पढ़ी थी, है ना, ब्लिजर्ड पढ़े थे, बस्टर्स पढ़ी थी, याद आ रहा है, ब्लिजर्ड पढ़ा था। करेक्ट है, फिर अपन ने इंडिया में नॉर वेस्टर्स, चेरी ब्लॉसम्स, है ना, मैंगो शावर्स, काल बैसाख पढ़ा तो था, मुझे भी याद है पढ़ाया, मैंने टेबल बनवाई थी। ठीक है, टेबल बनवा के पढ़वाया था। तो ये हो गई आपकी लोकल विंड्स। करेक्ट है, ये बताना भैया, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता, लैंड ब्रीज बताना और सी ब्रीज बताओ। वाओ अमेजिंग, मैंने इसमें डायग्राम बनवाया था आपको, एक जगह सन बनवाया था और एक जगह चांद बनवाया था। लैंड में चांद आएगा, सी में चांद आएगा, दोनों में चांद कैसे आएगा। अरे यार, अरे मुझे एक बात, इधर देखो, लॉजिक से याद करो, इसको कभी मत भूलना। मुंबई है, मुंबई में दिन में इतनी गर्मी रहती है क्या, एज कम्पेयर टू जयपुर। नहीं, क्यों, वहां पे समुंदर है, समुंदर ऐसा क्या कर रहा है, वहां से हवा आ रही है, तो वहां से जो दिन में हवा आ रही है वो कहाँ से निकल रही है, तो वहां पे कौन सी ब्रीज होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, चंद्रमा या सूरज, और यहाँ पे क्या बनेगा, करेक्ट है। तो दिन में क्या होगा, सपोज करो ये पानी है, सी है, और ये क्या है, अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लैंड हीट्स फास्टर, कूल्स फास्टर। करेक्ट है, लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है, और सी का क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे, तो सी से लैंड पे कैसे जाएगा, हाँ करेक्ट है, लेकिन क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट होना चाहिए ना, तो दिन दिन के टाइम पे लैंड ज्यादा गर्म होगा, सी ज्यादा गर्म होगा, लैंड होगा ना, लैंड हीट्स फास्टर, तो लैंड ज्यादा गर्म होगा, तो टेम्परेचर कैसा होगा इसका, ज्यादा या कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, तो ये कौन सा एरिया बन गया, लो प्रेशर, तो ये अपने आप क्या बन गया, हवा कहाँ से मूव करती है, तो क्या बन गई ये, अब इसका उल्टा कहाँ हो जाएगा, समझ में आ गया, तो ये सन में क्यों हो रहा है और वो चांद में क्यों हो रहा है। अब आ जाओ इस पे, माउंटेन्स पे, एक थी माउंटेन विंड्स और एक थी वैली विंड्स, इस पे भी चांद सूरज बनवाया था, चांद सूरज बनवाया था, तो आप बताओ, माउंटेन का टॉप ये बिल्कुल लैंड के जैसा बिहेव करेगा, मतलब जल्दी हीट होगा और जल्दी कोल्ड होगा। करेक्ट है, तो दिन के टाइम पे ये ज्यादा हीट होगा, ये ज्यादा हीट होगा ऊपर, तो अगर ये हीट होगा तो टेम्परेचर क्या होगा इसका, ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो यह ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, अभी क्या है सूरज, तो दिन के टाइम पे क्या हो रहा है, कौन सी विंड फ्लो कर रही है, वैली विंड्स, नीचे से ऊपर, और रात के टाइम पे क्या फ्लो करेगी, ठीक है, सब याद आ गया, ऐसे डायग्राम बना बना के समझाना पड़ रहा है हैं?
ठीक है। हाँ, यूएस में था ना वो, क्या नाम था, नहीं याद आ रहा। हैम्पशायर शायद। हाँ, उसमें था वो जो स्ट्रेंजर थिंग्स में भी यूज किया था उन लोगों ने, तब अपन ने इसको लिखा था। अब इसमें एक बात बताओ, ये हो गया, ये हो गया, कोरियोलिस हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन हो चुका है, जेट स्ट्रीम्स हो चुकी है, ठीक है, पोलर वॉर्टेक्स। पर वो तो एक पार्ट है, मेजर टॉपिक नहीं है। फ्रंट्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, स्मॉग रह गया। स्मॉग बताओ। वेरी गुड। ठीक है, स्मोक प्लस फॉग। फिर अपन ने स्मॉग दो टाइप का देखा था, एक दिल्ली वाला और एक लंदन वाला, करेक्ट है। और एक था फोटोकेमिकल और एक था, अरे इसको ऐसे याद किया था अपन ने, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, ये याद आया होगा। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, जहां पे सन है वहां पे ऑक्सीडाइजिंग, जहां ठंडा है वहां पे रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग में क्या होते हैं मोस्टली, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नॉक्स, और रिड्यूसिंग में क्या होते हैं, सॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कुछ कुछ याद है तो स्मॉग वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। वैसे ये उसमें भी रिपीट होगा एनवायरमेंट में। फिर रेनफॉल हो चुका है, उसके बाद अरे थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म याद है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, क्लाउड्स के अंदर का वो चार्जेस, फिर क्लाउड से ग्राउंड वाला चार्जेस। फिर उसमें घरों का एग्जांपल दिया था, ऊपर आयरन रॉड लगाते हैं ताकि लाइट, करेक्ट है ना, वो किसमें पढ़ा था, स्मॉग में ही पढ़ा था, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद टेम्परेट साइक्लोन्स हो गया। फिर अपन ने पढ़े थे ये, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, फटाफट फटाफट, लास्ट चीज रह गई है, एल नीनो। अरे यार, अरे यार, अरे यार, एल नीनो ला नीना। गर्ल चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड। शॉर्ट में नहीं कराया था मैंने, तुम्हें वीडियो दिखाया था पूरा। बताया था ना, कूदम कौन मचाता है, लड़के, ठीक है। और अच्छा क्या है, लड़के, ठीक है। लानीना और एलिना, ठीक है। याद कैसे कर, एलिनो कहीं भी अच्छा नहीं है, एलिनो इन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल। एक चीज मिस कर गए। ठीक है, इसका इफेक्ट ये कैंसिल कर देता है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर ये नहीं हो तो ये तो बहुत ही बुरा है, हमारे यहाँ ड्रॉट्स आएंगे, ठीक है। एल नीनो और लानीना, ठीक है। अब एल नीनो लानीना में क्या था, यार ये तुमने क्या उसको क्लास मॉनिटर बना रखा है। Very good. हाँ, देखो इधर देखो, ये अपना क्या है, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसमें नीचे से कौन सी करंट आती थी, कोल्ड करंट, करेक्ट, ठीक है। कोल्ड करंट है, इसका नाम क्या था, पेरुविन या हमबोल्ड, है ना। और मैंने बोला था अगर यही थोड़ी और कोल्ड हो जाती है तो अच्छी होती है, वो बनती है लानीना, ठीक है। और अगर ये कोई गर्म करंट से रिप्लेस हो जाती है तो वो बनती है एल नीनो, ठीक है। और फिर अपन ने ये पढ़ा था कि जैसे ये गर्म हो गई, यहाँ से क्या होता है, अपवेलिंग होती है, याद है, नीचे से ऊपर आता है। फिर फिशेज आती हैं, फिशेज आती है तो उनको खाने के लिए ऊपर से बर्ड्स आती हैं, फिर बर्ड्स अपना एक्सक्रीटा गिराती हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुआनो। और गुआनो से क्या चलती है पूरी, उर्वरक, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, करेक्ट है, ठीक है। तो एल नीनो सबके लिए खराब है, लानीना सबके लिए अच्छा है, ठीक है। और एल नीनो लानीना से रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, फिर मैंने यहाँ पे बुश फायर, फॉरेस्ट फायर, इससे भी रिलेट किया था,
कि मुझे एनवायरमेंट में चाहिए होगा, तो ये बुश फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, उन सबसे रिलेट करके समझाया था। एल नीनो और लानीना, ठीक है। इसी के अंदर अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, वो था वॉकर सर्कुलेशन। ये पूरा पूरा जो सेल बनता है यहाँ पे, ऐसे हवा का उठ के नीचे गिरना, जहां से उठेगी वहां बारिश होगी, जहां पे नीचे गिरेगी वहां कुछ नहीं होगा, ये जो पूरा सेल बनता है, वॉकर सेल, वॉकर सेल बनवाया था मैंने, याद है मुझे ये, क्योंकि मेरे नोट्स में है। ठीक है। कितना दुख का बात है कि 4 महीने पहले मैं रफत में लगे, फिर से मुझे वापस यही काम करना पड़ रहा है। ठीक है, एल नीनो और लानीना। फिर अपन ने एक और चीज पढ़ी थी, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन डाइपोल में क्या था? वेरी गुड। ये इंडिया, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया वाला पॉइंट डार्विन पॉइंट बोलते थे, और यहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका के पास में एक पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या देखते थे? टेम्परेचर डिफरेंस। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और नेगेटिव। पॉजिटिव वाला अच्छा है, नेगेटिव वाला खराब है। अगर एल नीनो आया तो टेक्निकली अपने यहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है इसलिए बारिश होती है। याद है क्या? इंडियन ओशन डाइपोल। फिर अपन ने इसके बाद एक चीज पढ़ी थी, एल नीनो मोडो की। एक पढ़ा था मेडन जूलियन ऑसिलेशन। ये बताओ पहले तो, मेडन जूलियन ऑसिलेशन पढ़ा तो था? सोचो सोचो। हम्म हम्म वेरी गुड, चलो कहीं तक तो पहुंचे। मैंने बताया था कि पूरे अर्थ पे, ठीक है, एक वेस्ट से ईस्ट जाने वाला ट्रॉपिकल एरियाज में एक सर्कुलेशन है, जो अपने आप में पूरा है। एक तरफ ऊपर उठती है हवा, एक तरफ नीचे गिरती है। यहाँ होता है लो प्रेशर, यहाँ होता है हाई प्रेशर। जहाँ पे ये वाला फेज आता है, इसको कन्वेक्टिव आर्म बोलते हैं। तो जहाँ पे कन्वेक्टिव आर्म है वहां पे बारिश होती है, और जहाँ पे ये वाला आएगा वहां पे बारिश नहीं होगी। तो जब इंडिया में ये वाला आता है तो बारिश होती है। ये ऐसे घूमते जा रहा है, इसको 2-2.5 महीने लगते हैं पूरे अर्थ का चक्कर लगाने में, ठीक है। ट्रॉपिकल इलाकों में बारिश हो रही है क्या? ठीक है क्या? देखो, ट्रॉपिकल इलाकों में क्या पढ़ रहे थे? हाँ, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है। ये अपने आप में संपूर्ण है, ऐसे समझो कि ये है मेरा, ये वाला आर्म ऊपर जा रहा है, ये वाला आर्म नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये ऐसे करके पूरे अर्थ में चक्कर लगा रही है। तो जहां पे ये होगा तो बारिश होगी, और जहां पे ये होगा वहां पे बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो सपोज करो, इधर देखो, सपोज करो एल नीनो है, लेकिन पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, और ये वाला आर्म है, तो इंडिया में बारिश होगी नहीं होगी? एल नीनो है तो बारिश होनी चाहिए क्या इंडिया में? करेक्ट है, लेकिन पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, ठीक है, और ये वाला आर्म है, तो बारिश हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, ठीक है। पर क्योंकि एल नीनो का हो सकता है कि बहुत मतलब होता है ना, लार्ज इम्पैक्ट तक उसका ये जो गंदा वाला इम्पैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके, तो क्लाइमेटोलॉजी तो हो गया खत्म। ओके, ओशियानोग्राफी का भी कुछ कुछ पार्ट ले लिया। ओशन, ओशन रिलीफ फीचर्स पढ़ा था अपन ने, जिसमें अपन ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन ने वो भी पढ़े थे, सीज, अलग अलग, नॉर्वेजियन सी, मैंने कुछ कुछ लिखवा दिए थे ऑलरेडी जो काम के हैं, है ना। सीज, ट्रेंचेस, मैपिंग करवाई थी। फिर बे, गल्फ और स्ट्रेट, जल डमरू मध्य, ओ जल डमरू मध्य और स्थल डमरू मध्य, स्ट्रेट्स और इस्थमस। यार मुझे पता है आधे टाइम तो तुम लोग एक कोई मिस करता है, कोई मिस करता है, वो समझ नहीं आता कि आया कौन था कौन सी क्लास में। इस्थमस और स्ट्रेट्स याद है क्या? अरे स्ट्रेट का नाम बताओ।
इधर लास्ट 5 मिनट्स, इधर देखो फटाफट। ये क्या है? श्रीलंका। ये क्या है? इसके बीच में आती है क्या एक पाक स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होती थी? जलडमरू मध्य। पानी की छोटी सी पट्टी जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, हॉर्मूज स्ट्रेट। तो कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती थी वो? पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी या इंडियन ओशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के नाम लिखे थे। मैंने वर्ल्ड के 3 चोक पॉइंट्स भी लिखवाए थे जो स्ट्रेट्स होती हैं, मलक्का, हॉर्मूज और बाबल मंडेब। भाई साहब ये न्यूज में है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, 3 चोक पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड है ये आईआर का पार्ट है, ये ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये आईआर का पार्ट है। ओके क्या? ये था स्ट्रेट्स। फिर मैंने बनाया था इस्थमस। इस्थमस क्या होते हैं? हाँ, इस्थमस क्या होते हैं? इस्थमस वो लैंड की पट्टी जो दो बड़े लैंड को कनेक्ट कर रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल था इस्थमस ऑफ पनामा। पनामा किसको कनेक्ट करता है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। वर्ल्ड में कितने इस्थमस है? 4। ठीक है, एक तो हो गया पनामा। इसको काट के क्या बनाया है? पनामा कैनाल, ताकि नॉर्थ अमेरिका की कोई इस जगह पे, कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। इधर कौन सा शहर है? कैलिफोर्निया, एलए, कैलिफोर्निया। ठीक है, यहां से यहाँ शिप जाएगी। अगर कैनाल नहीं बनाते तो यहाँ से यहाँ घूम के जाना पड़ता। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? कैनाल बना दिया, यहाँ से शिप निकल के यहाँ चली गई। वैसे ही थाईलैंड में चाइना बना रहा है क्रा, इस्थमस ऑफ क्रा या क्रा इस्थमस या फिर क्रा कैनाल। चाइना बिल्ड कर रहा है, थाईलैंड को काटेगा। साउथ चाइना सी से सीधा इंडियन ओशन। क्यों? क्योंकि वो जो चोक पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट वाला, जिसपे उसकी डिपेंडेंसी है, उसको खत्म करेगा। ठीक है, 4 इस्थमस से लिखवाए भी थे कि 4 ही हैं। ठीक है, 2 कट चुके हैं, 2 ही बचे हैं, काट देंगे उनको भी, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, किसी को भी। फिर उसके बाद अपन ने ओशंस पढ़े थे, याद है? पैसिफिक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और इंडियन, आर्कटिक, हाँ, एंड सदर्न ओशन। ठीक है, तो इन 5 ओशंस के अपन ने क्या क्या पढ़े थे? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसकी क्या शेप है, किसमें कोई माउंटेन्स आ रही है तो है? पढ़ लिया था सब? और फिर ओशन करंट्स पढ़ लिए थे क्या लास्ट में? काफी पढ़ लिया यार फिर तो, है ना? मुझे भी लग रहा है यार। ओ हाँ, पढ़ा था मैंने, तुम्हें बताया था ओशन में डायग्राम बना के। ग्राफ मुझे याद रहते हैं कि इसमें वो टेम्परेचर ऐसे जाएगा। थर्मोक्लाइन लेयर बनवाई थी एक, थर्मोक्लाइन लेयर बनवाई थी ना एक, जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा है। भाई अब ना मिलेगा तुम्हें 5 महीने का ब्रेक। हाँ करेक्ट है। अब सुनो, अब एक काम करना, अब मेरी बात, ओशियानोग्राफी में क्या क्या टॉपिक्स हो गए? अरे भाई साहब, बारिश हो गई क्या? अरे आप ओशियानो एक, अरे सुनो सुनो, इधर देखो, ओशियानोग्राफी जो शुरू करी थी उसमें क्या क्या पढ़ लिया ये बताओ? ओशन करंट्स, फिर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा इतना ही पढ़ा है? कल ये रिवाइज करके आओगे? ये पढ़ा के अपन आधे घंटे में फिर दूसरी क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है?